हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज एनिमल्स लाइफ। सो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर गिवन. After completing this chapter, we should be able to appreciate the diversity of animal life. हम यहाँ पर जानेंगे diversity of animal life के बारे में. Okay, next thing is identify and analyze how adaptive characteristics help individual to survive with the habitat. कैसे उनकी जो adaptive characteristics है वो उनको एकदम हेल्प करती है कि वो अपने अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सके. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स फ्रॉम डाइवर्स एनवायरमेंट. कंपेयर करना और कॉन्ट्रास्ट करना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल्स. ओके, डाइवर्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लासीफाई एंड डिफरेंशिएट एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. क्लासीफाई करना और डिफरेंशिएट करना एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, कौन सा वो खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग. नेक्स्ट थिंग इज अप्रिशिएट द इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑफ एनिमल माइग्रेशन. अप्रिशिएट करना इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ऑफ द एनिमल माइग्रेशन. नेक्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. और अंडरस्टैंड करना डिफरेंट मेथड्स को अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, now here you can see introductory question is given. Write the name of two insects that you see in your house daily. आपको दो इंसेक्ट्स का नाम लिखना है जो आप अपने घर में डेली देखते हो. ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच एंड एंट. ओके, so let's start the chapter. Animals are found everywhere in the world. They are found on land, in water, on trees and in the air. एनिमल्स जो है वो हर जगह पाए जाते हैं. वो लैंड में भी पाए जाते हैं, पानी में भी, पेड़ में भी और हवा में भी. टू एबल टू लिव इन दीज वेराइड हैबिटेट्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्रीदिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट. अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो है उन्होंने डिफरेंट मोड ऑफ ब्रीदिंग अपनाया है, फीडिंग अपनाया है और मूवमेंट अपनाया है. और उनकी जो हैबिटेट है वो भी डिफर करते हैं, अलग अलग है. ओके, now student, as you can see the question over here, look at the given pictures and write the place where they are found. आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और आपको वो जगह बतानी है जहाँ पर ये पाए जाते हैं. ओके, जैसे कि आपको फर्स्ट इमेज दे रखी है मंकीज की. तो मंकीज आपको ज्यादातर कहाँ पर मिलते हैं? पेड़ों में मिलते हैं. ओके, मंकीज को हम आर्बोरियल एनिमल भी बोलते हैं क्योंकि वो पेड़ों में रहते हैं. ओके, ऐसे ही कैमल जो है वो कहाँ पर रहते हैं? कैमल ज्यादातर हमें डेजर्ट में दिखते हैं तो वो रहते हैं डेजर्ट में. ओके, तो ऐसे ही जो एनिमल्स है इनकी पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन से प्लेस में रहते हैं. ओके, दिस इज योर होमवर्क पार्ट. Now the next topic in this one is habitats of animals. There are over a million species of living animals which have been named, but over 10 million are still to be recorded. मतलब बहुत सारे मिलियन ऑफ स्पीशीज है जो रहते हैं, ठीक है, बट 10 मिलियन है जो कि अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं. ओके, these animals live in different kind of surroundings. different kind of surrounding में रहते हैं. They exist in forest, ponds, snow clad mountains, ponds, air and even our home. ठीक है, तो एनिमल्स जो है कहाँ कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं, पॉन्ड में रहते हैं, स्नो क्लैड माउंटेन में रहते हैं, पॉन्ड एयर में रहते हैं एंड इवन हमारे घर में भी रहते हैं. ओके, सो द सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स एंड सर्वाइव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वो सराउंडिंग जिसमें एनिमल रहते हैं और सर्वाइव करते हैं उसे हम हैबिटेट बोलते हैं. Okay, all organisms have special body features which help them to survive in their habitat. The selection of the habitat by an animal is based on. अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना बॉडी फीचर्स होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने हैबिटेट में रहते हैं. तो इसके कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं. सबसे पहले है द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर, की एक राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर मिलना उन्हें जरूरी है. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं. नेक्स्ट थिंग इज द राइट क्लाइमेटिक कंडीशन. एक राइट क्लाइमेटिक कंडीशन होना जरूरी है जिसमें वो इजिली रह सके, कंफर्टेबली रह सके. नेक्स्ट पॉइंट इज द राइट कंडीशंस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज. एक राइट कंडीशन होना चाहिए जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट द एनिमीज. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द राइट कंडीशंस फॉर रिप्रोडक्शन. और एक राइट कंडीशन भी होना चाहिए उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने यंग वन को. ओके, now here comes the next topic in this one, guided learning. There are a number of animals in the world: cow, horse, frog, fish, pigeon, crow, बफेलो, हैन, गोट, पेंगुइन, व्हेल, शार्क, डव एक्सेट्रा. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं. ओके, लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो पहले हम बात करेंगे लैंड एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में. एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल
एनिमल्स, जो जानवर लैंड में रहते हैं, ज़मीन में रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। दे हैव डिफरेंट अडेप्टेशंस टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इनके पास डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन होते हैं ताकि इजीली सर्वाइव कर सके अपने हैबिटेट में। यू मस्ट हैव रियलाइज नाउ दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द हैबिटेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर ऑफ लैंड एनिमल्स। तभी आपने रियलाइज किया होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनके हैबिटेट में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर में, ठीक है। जैसे कि अ पोलर बेयर finds it comfortable to grow and live in cold snowy regions while a camel can survive easily in hot deserts. अब पोलर बेयर जो है वो स्नोई वाले एरिया में रहने के लिए केपेबल है, ठीक है, उसका वो एक पर्टिकुलर हैबिटेट है। ऐसे ही जो कैमल है उसका पर्टिकुलर हैबिटेट है डेजर्ट एरिया। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो कैमल है वो स्नो में रहे और जो पोलर बेयर है वो डेजर्ट में रहे? ऐसा नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसने उसी क्लाइमेटिक कंडीशन को अडेप्ट कर लिया है, तो वो वहीं पर ही रहने के केपेबल है, ओके। The body of reptiles is covered with scales, while tortoise body is covered with hard outer covering called cell. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो बॉडी है रेप्टाइल्स की वो स्केल से कवर्ड होती है, जैसे कि स्नेक्स हो गए, ओके। बट यहाँ पर टोर्टोइस की जो बॉडी है वो किससे कवर्ड है? वो एक सेल से कवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा जो हार्ड होता है उससे कवर्ड है, ओके। यानी कि जो टोर्टोइस है वो अपना घर अपने साथ लेकर चलता है। अब आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दे रखी है एनिमल्स की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पोलर बेयर, कैमल, स्नेक एंड टोर्टोइस। आप देख सकते हो इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बॉडी कलर भी डिफरेंट है और इनका अडेप्टेशन भी अलग अलग है, ओके। Now here comes the next topic, that is water animals or aquatic animals. Animals that live in water are called aquatic or water animals. जो पानी में रहते हैं जानवर उनको हम aquatic या फिर water animal बोलते हैं. They generally have streamlined bodies which help them to swim in water easily. अब इनके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो मदद करती है इनको कि वो इजीली स्विम कर सके पानी में, ओके। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर स्विमिंग इन वाटर। इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है स्विम करने के लिए पानी में। Fish have fins and a tail which help them to swim. फिश के पास क्या होता है? फिन्स होता है और टेल होता है जो मदद करता है उन्हें स्विम करने में, तैरने में। Different fins have different purposes like moving forward, turning and keeping an upright position. अब डिफरेंट फिश की जो है डिफरेंट फिन्स जो होते हैं उनके डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड मूव करना, आगे की तरफ मूव करना, टर्न करना, कीपिंग एन अपराइट पोजीशन, एकदम अपराइट पोजीशन रखना, ओके। द पेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मूव फॉरवर्ड। जो पेयर्ड फिन्स होते हैं वो मदद करते हैं उन्हें आगे की तरफ चलने में। द अनपेयर्ड फिन्स हेल्प देम टू मेंटेन बैलेंस एंड टेल हेल्प्स देम टू चेंज द डायरेक्शन। जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो उनको बैलेंस मेंटेन करने में मदद करते हैं और जो टेल है वो उनको डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट, as you know, there is the next point given before moving further in the chapter. As you can see, boost your brain point is given. The largest living land animal is the bull. जो सबसे ज़्यादा largest living land animal है वो है bull, okay. African elephant about 3.64 meters, about 12 feet tall, and giraffe is the tallest land animal with a height of 19 feet. जो अफ्रीकन एलिफेंट है स्टूडेंट्स उसका दे रखा है आपको हाइट 3.64 मीटर, दैट इज 12 फीट टॉल है वो, जबकि जो जिराफ है वो 19 फीट टॉल है, ठीक है, दैट इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल, ओके। नाउ हेयर यू कैन सी, आपको यहाँ पर पिक्चर्स दे रखी है। फिश यूज फिन्स एंड टेल टू स्विम इन वाटर। फिश जो है वो फिन्स और टेल्स को यूज करते हैं तैरने के लिए पानी में। एंड टर्टल्स यूज फ्लिपर्स टू स्विम इन वाटर। टर्टल जो है वो अपने फ्लिपर्स को यूज करते हैं तैरने के लिए, ओके। नाउ स्टूडेंट, एज यू कैन सी, reptiles have scales in their skin and include animals such as snakes, lizards, turtles एंड क्रोकोडाइल्स। जो रेप्टाइल्स है उनकी बॉडी में स्केल्स होता है, उनके स्किन में स्केल होता है, और ऐसे ही आपको कुछ जानवर के नाम दे रखे जैसे कि स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल, इनकी बॉडी में क्या है? स्केल्स होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इनकी पिक्चर्स देख सकते हो, स्नेक, लिजर्ड, टर्टल एंड क्रोकोडाइल, इनकी बॉडी में आप स्केल्स भी देख सकते हो, ओके। नाउ मैमल्स include animals such as cats, cows and human beings which feed their babies with milk. अब mammals जिसमें कौन कौन इंक्लूड आ जाते हैं? कैट आ जाते हैं, काउ एंड ह्यूमन बींग आ जाते हैं जो कि अपने यंग वन को फीड करते हैं, ओके। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज और ओपनिंग कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। अब हम कहाँ से सांस लेते हैं? नोज से सांस लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि नाक से ही सांस लेते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, ओके।
The air passes into the lungs through the windpipe. Exchange of gases take place in the lungs. अब exchange of gases जो है कहाँ पर take place करता है? lungs में take place करता है, ठीक है. Inside the lungs there are many small blood cells, और lungs के अंदर ही छोटे छोटे blood cells होते हैं, blood vessels होते हैं. Okay, oxygen passes into the blood through these blood vessels. अब जो oxygen है वो pass on होता है in the blood through these blood vessels, इन्हीं blood vessels के जरिए. And carbon dioxide brought by the blood vessels are released into the lungs from where it is breathed out. ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस ब्लड में वापस जो है लंग्स में ले आया जाता है, किसके थ्रू? ब्लड वेजल्स के थ्रू, और उसके बाद उसे ब्रीद आउट किया जाता है. यानी कि जब हम एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी वन. ओके, आप देख सकते हैं नॉस्ट्रल से हम सांस लेते हैं एंड देन विंड पाइप के जरिए हमारी जो सांस है वो अंदर जाती है और कहाँ पर जाती है? लंग्स पे जाती है. ओके, now here comes the next topic, that is feeding habits of animals. All living things need food to stay alive. एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड ओन. सभी लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? खाना चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके, और एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. ओके, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं. आपको डायरेक्टली तो समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टली मतलब वो जानवर जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं. तो इनडायरेक्ट कैसे? इनडायरेक्ट ऐसे कि लायन जो है वो डियर को खाता है, और डियर जो है वो किसको खाता है? प्लांट्स को खाता है. तो लायन ने इनडायरेक्ट मिमिक तरीके से प्लांट की एनर्जी को भी कंज्यूम कर लिया है. ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो एनिमल्स है वो प्लांट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. ओके, डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अब डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं. देयर बॉडी पार्ट्स आर अडेप्टेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. उनका बॉडी पार्ट जो है वो उसी चीज के लिए अडेप्टेड है जिस काइंड ऑफ फूड को वो खाते हैं. ओके, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज ग्रुप. अब एनिमल्स जो है उनकी ईटिंग हैबिट्स की वजह से वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है. जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो हार्बीवोर्स आपको दिया है. एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, हॉर्सेस, गोट्स एंड जिराफ्स ईट प्लांट्स एंड ग्रास. ठीक है, ये सभी जो जानवर है ये प्लांट और ग्रास को खाते हैं. दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस एनिमल्स. इनको हम हार्बीवोरस एनिमल्स बोलते हैं. They have sharp and strong front teeth for biting and chewing their food. इनके पास sharp और strong front teeth होता है, आगे के दांत होते हैं जिससे वो खाना को चबा सके, बाइट कर सके अच्छे से. ओके, आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हो, cow, goat and giraffe. Okay, they are the grass eating one. Now the next one is carnivorous. Animals like tigers, lions, jackals and hyena eat flesh of other animal. ये दूसरे animal के flesh को खाते हैं. They are called carnivorous animals. इनको हम carnivorous animal बोलते हैं. They have sharp pointed teeth for tearing the flesh. ठीक है, इनकी sharp pointed teeth होते हैं जिससे ये tear कर सके easily flesh को. Their back teeth are strong and broad as they are used for chewing the bones and flesh. ठीक है, इनके back teeth जो होते हैं काफी ज्यादा strong होते हैं, broad होते हैं ताकि ये easily चबा सके flesh को. ठीक है, और bones को. Here you can see the picture of tiger, lion, wolf and jackal. ठीक है, जो कि कार्निवोरस एनिमल है. नाउ हियर कम्स द रोडेंट. एनिमल्स दैट gnaw सीड्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड रोडेंट्स. मतलब जो सीड्स एंड फ्रूट्स को बहुत धीरे धीरे करके खाते हैं उसे हम gnaw बोलते हैं, उसे हम नॉ बोलते हैं जिसमें जी साइलेंट है. ओके, सो बेसिकली उनको हम क्या बोलते हैं? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ रोडेंट्स. ठीक है, इनको हम रोडेंट्स बोलते हैं. सो दे हैव लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ टू gnaw fruits and nuts. इनका लॉन्ग एंड शार्प फ्रंट टीथ होता है ताकि ये इजिली उनको खा सके, नट्स को खा सके, फ्रूट्स को खा सके. ओके, पैरेट्स, रैट्स, स्क्विरल्स एंड रैबिट्स आर रोडेंट्स. तो ये सभी कौन है? रोडेंट्स है. आपने देखा होगा ये बहुत ही दिखने में क्यूट से होते हैं, इनके दांत बहुत क्यूट से होते हैं. ठीक है, और आपने देखा होगा कि कैसे स्क्विरल जो है, कैसे रैबिट जो है अपने खाने को कंज्यूम करते हैं धीरे धीरे करके. ओके, here you can see the picture also, rat, rabbit, squirrel and parrot. Okay, now the next category is omnivorous. Animals that eat both plants and flesh of animals are called omnivorous animals. मतलब वो जानवर जो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, दूसरे जानवर का फ्लेश भी खाते हैं, उसे हम omnivores बोलते हैं. ओके, bear, fox, pigs and crow are the example of omnivorous animal. तो ये सभी जो जानवर है ये सभी example है omnivorous animal के. and human beings भी क्या है? omnivores है. human beings too are omnivores. Okay, here you can see the picture also, bear, fox and human beings, they are omnivores. Okay, now the next category is insects one. So insects have a feeding tube called proboscis to suck liquids.
इंसेक्ट्स के पास एक फीडिंग ट्यूब होता है, जैसे स्ट्रॉ होता है ना, वैसे उनका एक फीडिंग ट्यूब होता है जिसको प्रोबॉसिस बोलते हैं, जिससे वो सक करते हैं नेक्टर को या ब्लड को सक करते हैं, ओके, लिक्विड्स को सक करते हैं। मॉस्किटोज हैव अ लॉन्ग नीडल लाइक प्रोबॉसिस whereas butterflies have a coiled proboscis। मस्किटोज के पास एकदम लंबी सी सुई जैसी क्या है, ट्यूब है, जिसको प्रोबॉसिस बोलते हैं, ठीक है। और बटरफ्लाइज के पास जो प्रोबॉसिस है वो थोड़ा कॉइल्ड अप फॉर्म में है, थोड़ी मुड़ी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर इनकी इमेजेस भी देख सकते हो। मस्किटो आप देखते होंगे जो मच्छर है वो इनकी एकदम सुई जैसी होती है जो एकदम से बाइट कर देती है, ठीक है। और आप देख सकते हो बटरफ्लाई जिसकी थोड़ी सी कॉइल्ड अप फॉर्म में होती है, थोड़ी सी ऐसे मुड़ी हुई होती है, और जिसकी मदद से वो जो फ्लावर्स है उनके नेक्टर को सक करते हैं, ओके। नाउ हेयर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड। एनिमल्स को खाना कैसे मिलता है। एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग और कैप्चरिंग देयर फूड। इनका तरीका बहुत अलग अलग होता है सभी जानवरों का, ठीक है, कैसे वो खाने को कैप्चर करते हैं और उन्हें मिलता है। द माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड एंड अडेप्टेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट एंड देयर वेज ऑफ ईटिंग। उनका जो माउथ पार्ट है वो मॉडिफाइड फॉर्म में होता है ताकि वो अपने आप को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द मोड ऑफ ईटिंग। एंड इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड मस्किटोज हैव माउथ पार्ट सुटेबल फॉर सकिंग। अब जैसे हमने पढ़ा कि इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाई और मस्किटो जो है उनका जो माउथ पार्ट है वो सूटेबल है सकिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका ट्यूब जैसा है तो वो बस सक करते हैं, ओके। बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस फॉर सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। अब बटरफ्लाई के पास एक लंबी सी कॉइल ट्यूब होती है जिसको प्रोबोसिस बोलते हैं, जिससे वो फ्लावर्स के नेक्टर को सक करते हैं, ओके। फ्रॉग्स हैव अ स्टिकी टंग टू कैप्चर इट्स प्रे। फ्रॉग के पास एकदम चिपचिपी वाली टंग होती है, जीभ होती है, जिससे वो अपने प्रे को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। इट शूट्स आउट इट्स टंग व्हेन इट वांट्स टू कैच द प्रे, इट फोल्ड्स इट बैक वंस द प्रे स्टिक टू इट। ओके, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी जीभ को शूट आउट करता है ताकि वो उस प्रे को इजीली कैच कर सके। फिर एकदम से वो जो प्रे है यानी कि जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं वो एकदम से उसकी जीभ में स्टिक हो जाते हैं, फिर वो अंदर ले लेता है, उन्हें कॉइल अप कर लेता है, फोल्ड कर देता है, ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हो। Frog, how it is eating the food, and butterfly. Now birds have beaks to catch and pick their food. Birds के पास क्या होती है, चोंच होती है जिससे वो कैच कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं अपने फूड को। The size and shape of the beak depend on the kind of food they eat. साइज एंड शेप जो है फूड का वो डिपेंड करता है किस काइंड ऑफ, साइज एंड शेप जो है बीक का वो डिपेंड करता है किस काइंड ऑफ फूड वो कंज्यूम करते हैं, मतलब कौन से तरीके का फूड वो खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल Sparrows have a short and strong beak to crush seeds. अब स्पैरोज के पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट बीक है ताकि वो सीड्स को इजीली क्रश कर सके, ओके। बर्ड्स ऑफ प्रे हैव हुक्ड टू टेयर द फ्लैश ऑफ देयर प्रे। अब बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि ईगल, वल्चर, इनकी जो चोंच होती है वो थोड़ी हुक्ड फॉर्म में होती है ताकि अपने प्रे को इजीली कैच कर सके, उनके फ्लैश को टेयर कर सके, ओके। नेक्स्ट इज डक्स हैव ब्रॉड एंड नॉच्ड बीक फॉर स्कूपिंग देयर फूड। और डक के पास ब्रॉड और नॉच बीक होती है ताकि वो स्कूप अप कर सके अपने फूड को, ठीक है। और उनके उनके बीक में आपने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे से होल होते हैं उनके चोंच में, ठीक है, जिससे कि वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर जब जाते हैं तो उस होल से फिर क्या होता है, मिट्टी जो बाहर निकल जाती है और जो वॉर्म्स, जो कीड़े वो खाते हैं उनको वो कंज्यूम कर लेते हैं फिर, ओके। द वुडपेकर has a long, straight, strong beak to dig into trees for insects। और woodpecker के पास long, straight और strong beak होती है ताकि वो wood में ऐसे टक कर सके, ठीक है, और wood से क्या निकाल सके, कीड़े निकाल सके और उन्हें खा सके, okay। Here you can see different type of beaks of different type of birds: parrot, duck, woodpecker and vulture, okay। Now let's see the locomotion in animals. Every animal needs to move irrespective of its habitat. हर एक जानवर जो है वो मूव करता रहता है, ठीक है, irrespective of in which habitat it is living. Okay, so the movement of animals from one place to another is called locomotion. तो ये जो movement होता है जानवरों का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसे हम locomotion बोलते हैं, okay। They move due to various reason। अब ये कुछ ऐसे reasons है जिनकी वजह से ये मूव करते हैं, जैसे कि फर्स्ट रीजन है फॉर फाइंडिंग फूड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि खाने की तलाश में वो जाते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंग इज फॉर फाइंडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स। अपने आप को बचाने के लिए, वो प्रेडेटर से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट थिंग फॉर ब्रीडिंग एंड बिल्डिंग होम्स। ब्रीड करने के लिए, यंग वंस को पैदा
करने के लिए, घर बनाने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज फॉर एस्केपिंग अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो उससे बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे आपने बर्ड्स को देखा होगा, साइबेरियन क्रेन को, जो साइबेरिया से इंडिया की तरफ आती है, जब वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ओके, now the animals use body parts or limbs for movement which are modified according to the type of movement. Animals जो अपने body part को use करते हैं, limbs को use करते हैं, हाथों पैरों को use करते हैं, ठीक है, ताकि वो movement कर सके, और इसी वजह से उनके वो modify form में होते हैं जिससे वो easily movement को कर सके। Okay, now here comes the next topic, that is human beings. Human beings are the most highly developed of all animals. Human beings जो है animals की category में ही आते हैं, but ये highly developed form of animal है। Okay, we use our lower limbs, that means legs, to support our body and walk or run erect. Okay, तो हम अपने लोअर लिम्स को यूज करते हैं, लोअर लिम्स यानी कि हमारे पैर, ठीक है, हम अपने पैर की मदद से सपोर्ट हमें मिलता है, हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है, और एकदम स्ट्रेट भी खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द फोर लिम्स, दैट मीन्स हैंड्स, आर मॉडिफाइड टू होल्ड ऑब्जेक्ट एंड वर्क विद टूल्स। अब ये जो फोर लिम्स है यानी कि जो हाथ है वो मॉडिफाई है कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इजिली होल्ड कर सके और काम कर सके टूल्स की मदद से। ओके, next thing, the thumb and fingers can be brought opposite to one another which enable us to hold objects easily. जो thumb है और जो fingers है वो थोड़ा opposite form में होते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हम objects को easily hold कर सके। Okay, जैसे आप pencil को easily hold कर सको। Now next thing is monkeys and apes are also able to use their forelimbs like man. अब जो monkeys और apes है वो भी अपने forelimbs को use करते हैं जैसे human being करते हैं, ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कौन सी फैमिली से है, एप फैमिली से है। ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर यू कैन सी हाउ द ह्यूमन बीइंग इज रनिंग, ओके, बाय द हेल्प ऑफ हिज लेग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट बर्ड्स। बर्ड्स कैन वॉक एंड फ्लाई। बर्ड्स जो है चल भी सकती है और फ्लाई भी कर सकती है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई। अब इनके जो फोर लिम्स है इतने ज्यादा मॉडिफाई है जो मदद करते हैं इनको उड़ने में। द फेदर्स ऑन विंग्स एंड टेल हेल्प देम इन फ्लाइंग। जो फेदर्स हैं उनके विंग्स में और जो टेल है वो मदद करते हैं उन्हें उड़ने में। द टेल फेदर्स हेल्प द बर्ड्स इन चेंजिंग डायरेक्शन एंड लैंडिंग। जो टेल फेदर है वो मदद करते हैं उन्हें डायरेक्शन को चेंज करने में और लैंड करने में। जैसे हमने अभी फिश का पढ़ा था कि उनकी जो टेल होती है वो भी डायरेक्शन को चेंज करने में मदद करती है, ठीक है। द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, हॉपिंग एंड पर्चिंग। जो हिंड लिम्स है वो यूज करते हैं चलने के लिए, ठीक है, हॉप करने के लिए, कूदने के लिए और पर्च करने के लिए। ओके, एमो, ostrich and kiwi are flightless birds because their wings are too weak for flying. कुछ ऐसी birds भी है जो flightless है, जो उड़ नहीं सकती है, ठीक है, जैसे कि एमो, ऑस्ट्रिच एंड किवी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो विंग्स है काफी ज्यादा वीक है, ठीक है, जिससे ये उड़ नहीं सकते और उनका बॉडी वेट भी हैवी होता है। ओके, Here you can see students the locomotion in birds, कि कैसे birds जो है वो migrate कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। Okay, now the next is insects. All insects use 3 pairs of legs for crawling. वो 3 pair of leg को use करते हैं crawl करने के लिए, जैसे कि cockroach, इसका example है ant. Okay, grasshopper uses its long hind legs for hopping while water boatman uses its legs like oars for swimming. ओके, तो जो ग्रास हॉपर है वो अपने लॉन्ग हिंड लेग को यूज करता है हॉप करने के लिए, ठीक है, जबकि जो वाटर बोटमैन है वो अपने लेग्स को यूज करता है जैसे लाइक ओर्स, ठीक है, फॉर स्विमिंग के लिए। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, मॉथ यूज विंग्स फॉर फ्लाइंग, ठीक है, बटरफ्लाई मॉथ के पास क्या होता है, विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए, ठीक है। द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स। पर आपने अगर देखा होगा कि जो विंग्स हैं इंसेक्ट्स के वो डिफरेंट होते हैं बर्ड से, ठीक है, काफी ज्यादा डेलिकेट होते हैं इंसेक्ट्स के जो विंग होते हैं। ओके, आपने बटरफ्लाई के ब्यूटीफुल विंग्स को देखा होगा, काफी डेलिकेट होते हैं वो। ओके, here you can see how the cockroach and grasshopper walk. Now the next is about reptiles. Lizard, crocodiles, turtles and tortoises and scaly animals that crawl, they are called reptiles, ठीक है, जो scaly animals है जो crawl करते हैं उनको हम reptiles बोलते हैं। Snakes are reptiles with no limbs. Snakes ऐसे reptile है जिनके कोई limb ही नहीं है, ना हाथ है ना पैर है। Okay, on the lower side of their body, snakes have scales or broad plates which are attached to the ribs. ठीक है, तो इनके लोअर साइड ऑफ द बॉडी में अगर आप देखोगे इन पे इनके पास स्केल्स होते हैं, ब्रॉड प्लेट्स होते हैं जो कि इनके रिब्स के साथ अटैच होते हैं। ओके, द फ्लेक्सिबल बैकबोन
scales and ribs help the snakes to slither forward. जो flexible इनकी backbone है, scales है और ribs है, वो मदद करते हैं इन्हें कि वो easily forward की तरफ, आगे की तरफ आते रहे. Okay. Here you can see the pictures of reptiles, snake, crocodile, lizard, tortoise and turtle. Okay. Now student, let's move into the next topic, that is migration in animals. Large scale movement of an animal species from one place to another is called migration. जो large scale movement है animal का एक जगह से दूसरी जगह की तरफ, वो है migration. Okay. Animals migrate to escape from harsh local climate or in search of food. किसकी तलाश में? खाने की तलाश में, या फिर जब हार्श क्लाइमेट हो जाता है जो उनकी बॉडी को सूट नहीं करता, इस वजह से वो मूवमेंट करते हैं. ओके. बर्ड्स लाइक द आर्कटिक टर्न travel a very long distance of about 35,000 kilometer from the Arctic to the Antarctic and back. ओके. तो बर्ड्स जैसे कि आर्कटिक टर्न है, वो एकदम लॉन्ग डिस्टेंस, लंबा जो डिस्टेंस है वो कवर करती है कितना? 35,000 किलोमीटर का. ठीक है. कहाँ से? फ्रॉम द आर्कटिक टू द एंटार्क्टिक. फिर वो वापस भी जाती है एंटार्क्टिक से आर्कटिक की तरफ. ठीक है. जब वहाँ का क्लाइमेट जो है वो एकदम ठीक हो जाता है. ओके. या जैसे कि अगर वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उनको जब सूट कर जाता है तब वो वापस आ जाते हैं. ओके. नेक्स्ट थिंग इज Atlantic salmon fish live in their river of birth and migrate to the sea to live as a part of their life cycle. अब जो Atlantic salmon fish है वो क्या करते हैं? वो रहते हैं रिवर में, रिवर ऑफ बर्थ में. ठीक है. और उसके बाद वो माइग्रेट करते हैं कहाँ पर? समुद्र की तरफ, सी की तरफ वो माइग्रेट करते हैं ताकि अपना जो आधा पार्ट है लाइफ साइकिल का वो वहाँ पर स्पेंड कर सके. ओके. दे रिटर्न टू द रिवर फॉर लेइंग एग्स. फिर वो वापस रिवर की तरफ आते हैं एग को ले करने के लिए इन द सेम प्लेस वेयर दे वर बॉर्न. उसी जगह में जहां पर वो पैदा हुए थे. ओके. When monarch butterflies migrate, they reproduce on the way and the next generation too travels along to complete the migration. जब monarch butterfly migrate करती है तो वो उसी रास्ते में reproduce करती है और उन्हीं के साथ साथ फिर उनकी जो न्यू जनरेशन है वो भी travel करते हैं. ठीक है. ताकि वो जो migration उसको complete कर सके. ओके. Here you can see different type of animals. Arctic tern जो migrate करते हैं, Atlantic salmon, monarch butterfly and caribou. So here it is saying about caribou. Caribou, which are deer-like animals, live in the Arctic region. ये Arctic region में रहते हैं. In winter, they migrate to southern parts in search of green grazing grounds. तो winter के time में क्या करते हैं? southern part में migrate करते हैं in search of green grazing grounds. Okay. While bees travel, स्टूडेंट ये बीस्ट है यहाँ पर. ओके. वाइल्ड बीज ट्रैवल अक्रॉस अफ्रीकन प्लेन्स इन सर्च ऑफ वाटर टू ड्रिंक. तो वाइल्ड बीज जो है वो अफ्रीकन प्लेन में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर टू ड्रिंक. व्हेन द वाटर सोर्सेज ड्राई अप दे मूव टू अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ मोर ग्रास एंड वाटर. और जब वहाँ पर भी पानी नहीं होता है, सूखा पड़ जाता है, तो वो दूसरी जगह जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी हो और घास हो. ओके. नाउ एवरी विंटर थाउजेंड्स ऑफ साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू इंडिया. हर विंटर में क्या होता है कि जो थाउजेंड ऑफ साइबेरियन क्रेन है वो माइग्रेट करते हैं इंडिया की तरफ. दे रेस्ट इन लेक आब ए इस्ता इन अफगानिस्तान. वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं कहाँ पर? लेक आब ए इस्ता में, अफगानिस्तान में. ऑन देयर वे टू भरतपुर नेशनल पार्क इन राजस्थान. और कहाँ पर आते हैं इंडिया में? भरतपुर नेशनल पार्क इन राजस्थान. ओके. व्हेन समर रिटर्न्स दे अगेन फ्लाई बैक द होल डिस्टेंस टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल होम. और जैसे ही समर आता है वैसे ही वो वापस अपने घर की तरफ चलते हैं. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिया है इमेज ऑफ साइबेरियन क्रेन. ओके स्टूडेंट्स. Scientists use various old and new methods to study of migration. Scientists जो है अलग अलग old and new method वो use करते हैं ताकि वो जान सके कि ये migration कैसे करते हैं, इनको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ से उनको जाना है और यहाँ पर वो एक place है, ठीक है, जहाँ पर उनके लिए एकदम suitable होगा. ठीक है. मतलब animals को कैसे पता चल जाता है ये वो जानना चाहते हैं. Rings and ting transmitters are fixed on animals to track their movement patterns. तो उनकी बॉडी में क्या कर देते हैं वो रिंग या फिर टिंग ट्रांसमीटर लगा देते हैं ताकि उनके जो मूवमेंट है उसको वो ट्रैक कर सके. ओके. वी शुड लुक आफ्टर आवर फेदर्ड फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी हार्म. तो इसीलिए हमें उनकी ध्यान रखना चाहिए, फेदर फ्रेंड्स का यानी कि बर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी हार्म से. यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन बर्ड्स पे, उनकी बॉडी पे जब ये ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है वो भी गलत है. ठीक है. इससे क्या होता है उनको भी बहुत परेशानी होती है और उनकी डेथ भी हो सकती है. ओके.
Now student, before moving further, here the point is given, boost your brain. Birds like the purple moorhen and the pelican are local migratory birds of India. अब birds जैसे कि पर्पल मोरहन है और पेलिकन है, ये एक लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स है इंडिया के. ओके. Now here comes the next topic, that is reproduction in animals. You already know that all living things continue their species through the process of reproduction. हमें पता है, हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि जो लिविंग स्पीशीज है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस को. ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो लाइफ है वो एकदम कॉन्टिन्यू फॉर्म में नहीं चलेगी. ठीक है, कभी ना कभी डेथ होगी. ओके. सो एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज लाइक प्लांट्स. तो एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, अलग अलग तरीके से. सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल है जो यंग वंस को पैदा करते हैं. वाइल सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. और कुछ एनिमल है जो एग को ले करते हैं. ओके. सो जानते हैं पहले रिप्रोडक्शन बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस. All animals like cows, buffaloes, dogs, lions, horses, etc., which give birth and suckle their young ones, are called mammals. मतलब जो जानवर पैदा करते हैं अपने यंग वन को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैमल बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं. ओके. Here you can see the picture of cow and a calf suckling milk. Okay. जो अपने यंग वंस को फीड करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन बाय लेइंग एग्स. जो जानवर एग को ले करते हैं. एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स एंड देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग. ओके. तो जो एनिमल्स एग को ले करते हैं वहां उसमें क्या होता है, जो उनके बेबीज है वो हैच आउट होते हैं, एग से बाहर निकलते हैं. ओके. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एग लेइंग एनिमल्स. इनको हम एग लेइंग एनिमल्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द एग्स आर मेड ऑफ हार्ड प्रोटेक्टिव शेल. ज्यादातर जो एग है वो हार्ड प्रोटेक्टिव शेल से बना होता है. इनसाइड द शेल वाइट थिक लिक्विड कॉल्ड एल्बुमिन. और उसी शेल के अंदर क्या होता है, एक वाइट थिक लिक्विड होता है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं. It is present. The food in the form of yellow colored yolk is stored in the egg for the developing animal, that is embryo. अब जो food है जो yellow color form में होता है stored, that is known as the yolk. Okay. और ये किसके लिए होता है, एक developing animal के लिए होता है जिसको हम embryo बोलते हैं. Okay. Here you can see the structure of an egg. ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो. This is the protective shell. Okay. This is white part जिसको हम albumin बोलते हैं. And this is the yellow जो कि एक खाना provide करता है बेबी को, that is the yolk. Okay. And this is the baby, that is embryo. Okay. Now here comes the birds. Most of birds build nest to lay their eggs. They protect their eggs from predators. तो ज़्यादातर जो बर्ड्स है, चिड़ियाएं हैं, वो नेस्ट बनाते हैं एग को ले करने के लिए और वो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करते हैं प्रेडेटर से, जैसे कि स्नेक से प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. द बर्ड्स सिट ऑन द एग्स टू प्रोवाइड वार्मथ फॉर हैचिंग. अब बर्ड्स जो है वो बैठ जाते हैं एग पे ताकि वो वार्म गर्माहट प्रोवाइड कर सके, ताकि वो एग जो जल्दी से हैच आउट हो सके. ओके. दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. तो इस टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन बोलते हैं, जब मम्मा बर्ड या फिर पापा बर्ड जो है वो उन एग पे बैठते हैं, उन्हें गर्मी देते हैं. ओके. आफ्टर फ्यू डेज द एग्स हैच इनटू यंग बर्ड्स. अब उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद एग्स जो है वो हैच होते हैं और उसमें से जो छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं वो निकलती हैं, यानी कि बेबी बर्ड जो है वो निकलते हैं. ओके. हियर यू कैन सी हैचिंग ऑफ एग्स. एंड आप यहाँ पर देख सकते हो जो क्यूट क्यूट से बेबी बर्ड यहाँ पर है, ठीक है, जो हैच आउट हो रखे हैं. नाउ नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स. Snakes, turtles, lizards and crocodiles reproduce by laying eggs. अब snakes, turtle, lizard and crocodile जो है वो reproduce करते हैं by laying the eggs. Okay. The shells of the eggs are tough and leathery. इनके जो shell होते हैं egg के वो काफी ज्यादा tough होते हैं. अगर bird से compare किया जाए तो बहुत ज्यादा tough होते हैं और leathery होते हैं. Okay. They cover the eggs with soil after laying them. ठीक है, ये कवर करते हैं अपने एग्स को सॉइल से आफ्टर लेइंग देम. ओके. द एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम द सन एंड हैच आउट इनटू यंग वंस. फिर जो एग्स है उनको गर्माहट कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, सूरज से मिलती है, और उसके बाद उससे फिर निकलते हैं यंग वंस. ओके. यानी कि रेप्टाइल्स में ये है कि जो पेरेंट है वो नहीं वार्मथ प्रोवाइड करते, जबकि बर्ड्स में हमने देखा कि वो वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. ओके. हियर यू कैन सी टर्टल लेइंग एग्स. Now the next is amphibians. The frog's eggs are not protected by shell but by thick jelly. अब frog का egg जो थोड़ा different है, उनके जो egg है वो shell से protect नहीं होता है, वो thick jelly से protected होता है. Jelly protects the eggs from enemies. जो jelly है वो enemies से protect करके रखती है अंडों को. The eggs are laid in water as so they do not dry up. ठीक है, उन्हें पानी में एकदम ले किया जाता है ताकि वो सूखे ना. ओके.
A frog eggs hatch into tadpoles which transforms into frogs. फ्रॉग का जो एग है जब वो हैच आउट होता है तो उसमें से टैडपॉल निकलते हैं जो फिश जैसे दिखते हैं और उसके बाद वो टैडपॉल कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट फ्रॉग में। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इमेज दी गई है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ठीक है, आप देख सकते हो उनके जो एग है वो पानी में है, जमीन में नहीं होते हैं। ठीक है, ताकि वो सूखे ना। और उनके जो एग है उनमें कोई शेल नहीं होता, उनमें जेली होती है, प्रोटेक्टिव जेली, जो उन्हें बचा कर रखती है। ओके, आप देख सकते हो टैडपॉल से, फिर टैडपॉल से वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, now the next one is insects. All insects like cockroach, butterfly, housefly, etc. reproduce by laying eggs. तो ये सभी जो insects हैं, कीड़े हैं, ये भी egg को lay करते हैं। An insect's egg hatches into larva. Insect का जो egg है वो hatch out होता है into larva. A wriggling creature, एक wriggling सा creature होता है। The larva of a butterfly is called a caterpillar. अब butterfly का जो larva है उसको हम caterpillar बोलते हैं। The larva is very active, बहुत ज़्यादा active होता है। It eats and grows into pupa. ओके, तो ये खाता रहता है और उसके बाद ये ग्रो करता है किसमें, प्यूपा में। ओके, द इनएक्टिव प्यूपा ग्रोज इनटू एन इंसेक्ट। फिर वो जो इनएक्टिव प्यूपा है जो अपने आप को एकदम वो कवर अप कर लेता है, उसके बाद वो ग्रो होता है एक इंसेक्ट में, यानी कि एक सुंदर सी बटरफ्लाई में। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो द स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। आप देख सकते हो पहले बटरफ्लाई जो है वो एग ले करते हैं, उसके बाद एग जब हैच होता है तो लार्वा निकलता है, दैट इज द कैटरपिलर। ओके, फिर कैटरपिलर जिस लीफ में होता है उसी को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है प्यूपा में, जो इनएक्टिव होता है, कोई भी काम नहीं करता है। ठीक है, अपने आप कवर कर लेते हैं, फिर उससे निकलती है एक सुंदर सी बटरफ्लाई। ओके, नाउ स्टूडेंट, एज वी हैव रेड दिस चैप्टर, लेट्स मूव इनटू द समिंग अप पॉइंट. So the point number 1 is the surroundings in which a plant or animal grows and lives is called their habitat. Next one, different animals have different breathing organs like spiracles, lungs and gills. Next one, animals have limbs for body parts like paddles, wings or legs, and fins which help them to move. Next one, migration means mass movement by certain animals at certain times of the year. Next one, different animals reproduce in different ways. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस। तो इस चैप्टर में हम ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस के बारे में जानेंगे। ओके,